हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल परस्पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा। तो यहाँ पे हम एक पार्टिकुलर विशेष केस को हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा सेट किया जाएगा कि दोनों की वैल्यू बराबर आएगी और हम एक पार्टिकुलर वेलोसिटी का जो मैग्नेट चार्ज पार्टिकल है, एक फिक्स वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे हेडिंग है परस्पर लंबवत और परस्पर लंबवत वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। आवेश भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो हेडिंग है गति। क्या मतलब है कि परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में, परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेश की गति। लंबवत प्रवेश करने वाले आवेश की। ठीक, तो लंबवत प्रवेश करने वाले आवेश की गति कैसी होगी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उसमें जो है एक चार्ज पार्टिकल इनके परपेंडिकुलर प्रवेश कर रहा है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कागज़ के तल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मान लेते हैं एक प्लेट है, दो प्लेट है और ये पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ऐसे है। और इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रिएट कर दिया और जिसकी डायरेक्शन कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। यानी कि यहाँ पे B जो है नीचे है और इसमें हम लोग एक V वेलोसिटी का अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो V वेग से इसमें लंबवत प्रवेश कर रहा है। Q है पॉजिटिव चार्ज है, V वेलोसिटी इसमें प्रवेश कर। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की ओर है और ये मान लीजिए ये है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जो इधर मूव कर रहा है और नेगेटिव में बी जो है इस डायरेक्शन में है, ई जो है मान लेते हैं और जेड डायरेक्शन में, कहने का मतलब इसकी जो जेड डायरेक्शन ये वाली ले लें, ये वाई है, इसमें जो है डी की वैल्यू है मान लेते हैं ये जेड इस तरह से। ठीक, तो आप जैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं कि इसे ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं
और इधर E की वैल्यू ले सकते हैं और V की वैल्यू इधर ले सकते हैं। फोर्स हमारा जो है ऊपर नीचे लगेगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है ये P इस डायरेक्शन में, अब V देखेंगे मैग्नेटियम या एफएम जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, फोर्स जो है एक तो फोर्स इस पे ये B इधर से कर रहा है, आ रहा है, एक तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि F मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पे फोर्स लगेगा। और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और चार्ज मूव कर रहा है इधर, यानी कि इसके ऊपर जो है ये फील्ड इधर लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 केस आ सकते हैं। पहला केस ये है कि जब EFM ग्रेटर देन FP हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है FM स्मॉलर देन FP हो सकता है, और तीसरा केस आपस में बराबर हो सकता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये बड़ा है तो वो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, ये तब ज़्यादा हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ इधर जाएगा, निकल जाएगा। दूसरे केस में अगर ये बड़ा है तो चार्ज पार्टिकल को ये ऐसा झुका देगा, मतलब यहाँ निकल जाएगा। इस केस में हम लोग देखेंगे कि FP ग्रेटर देन FM, और इस केस में हम लोग देखेंगे कि FM, और एक तीसरा केस ये होगा जिसमें इधर निकल कर आएगा, हम देखेंगे। तो हम तीसरे केस के ही बात करते हैं। ठीक, तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर यानी वेग वर्णनकर्ता का काम भी करता है, यानी कि जब ये बड़ा होता है तो पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देगा ऊपर की डायरेक्शन में, और जब ये बड़ा होगा तो पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देगा नीचे की डायरेक्शन में। ठीक, लेकिन अगर हम दोनों की वैल्यू अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसा सेट कर दें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसी सेट कर दें कि दोनों का फोर्स बराबर हो जाए, तो ये चार्ज पार्टिकल बिना ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम अपनी इच्छा अनुसार जो चार्ज पार्टिकल का जो वेग चाहते हैं उस वेलोसिटी को हम प्राप्त कर सकते हैं E और V को वैल्यू को सिलेक्ट करके, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम मान लीजिए कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल करोड़ों हजारों लाखों यहाँ पे हम जैसे कि रेडियो एक्टिव क्षय में क्या होता है कि बीटा कण जब क्षय होता है तो बहुत सारे बीटा कण होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक और जहाँ पे उनकी अलग अलग वेलोसिटी को निकलते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बीटा कण जो है एक ही वेलोसिटी से आते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी, कोई ज़्यादा कोई बहुत हाई बहुत लो। तो अगर उनमें से हमें कोई पार्टिकुलर वेलोसिटी का कण चाहिए तो किस वेलोसिटी का चाहिए उस हिसाब से हम E और V की वैल्यू सेट करते हैं। इसीलिए E और V को क्या करते हैं, वेग वर्णनकर्ता का कार्य करते हैं। E और V को ऐसा चुनते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाए, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाए। ठीक, तो उसी वेलोसिटी का कण यहाँ से पास होता है, बाकी ऊपर निकल जाएंगे नीचे निकल जाएंगे। यहाँ पे एक कलेक्टर रखा होता है, कलेक्टर यानी अभी हम सॉल्व करते हैं तो हम समझाते हैं कि हमारा जो V बराबर आता है वो E/V, एक रेशियो आता है। E और V की वैल्यू ऐसा सेट करते हैं कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार वे की वैल्यू प्राप्त हो। फिर
जैसे हमें चाहिए कि हमें जो पार्टिकल चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड वाला या 2×10⁵ मीटर पर सेकेंड वाला, तो हम ई और वी की वैल्यू ऐसा सेट करेंगे कि ये जो है कितना, इसकी अनुपात क्या आ जाए, ये आ जाए। तो जब इन सारे पार्टिकल को इसके अंदर प्रवेश कराएंगे तो इसी वेलोसिटी वाला सीधे आके कलेक्ट हो जाएगा, बाकी वाले ऊपर नीचे चले जाएंगे। हालांकि अभी इसको प्रूफ करते हैं। चलिए, अब जैसे इसमें लिखेंगे कि यदि कोई आवेशित कण परस्पर लंबवत वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, यदि कोई आवेशित कण परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है तो कण पर वैद्युत और चुंबकीय बल, विद्युत तो कण पर विद्युत और चुंबकीय बल परस्पर विपरीत दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं। परस्पर कैसे लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यदि E और B के मानों को ऐसा सेट करें कि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएं, तो वो कण क्या है, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाएगा। अभी हम उसका उपयोग फिर से चर्चा करेंगे कि कहाँ है, विपरीत दिशा में लगते हैं। यदि E और B के मानों को, यदि E व B के मानों को इस प्रकार चुने की मतलब ऐसा चुने कि दोनों फोर्स बराबर हो जाए, कि बलों के परिमाण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस प्रकार चुने कि बलों के परिमाण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आवेशित कण बिना, तो आवेशित कण क्या होगा, बिना विक्षेपित हुए, यानी कि जब वो बराबर हो जाए तो इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर ये बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। एक लाइन बढ़ा दें कि आपस में बराबर हो जाए तो आवेशित कण पर नेट बल शून्य हो जाता है। और आवेशित कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाता है, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है तो ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है तो नीचे आ जाएगा, अगर दोनों बराबर हैं तो सीधे निकल जाएगा। यहाँ से हमें एक रिलेशन प्राप्त होगा, एक रेशियो प्राप्त होगा। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बराबर मैग्नेटिक फोर्स, तो ये होगा QE बराबर QVB, यहाँ से ये कट जाएगा, B बराबर हमें मिलेगा
यहाँ पर ई और बी वेग वर्णकर्ता का कार्य करते हैं ना, यानी वेलोसिटी सेलेक्टर। यहाँ पर ई और बी वेग वर्णकर्ता, जिसको हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, सेलेक्टर का कार्य यहाँ पर ई और बी वेग वर्णकर्ता यानी वेलोसिटी सेलेक्टर का काम करते हैं। ठीक, तो अभी हम बताते हैं, अभी नहीं, इसको आप वॉच करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि वेलोसिटी वर्णकर्ता वेलोसिटी सेलेक्टर या वेग वर्णकर्ता का काम कैसे करते हैं। वहाँ हमने वो शर्त भी लिख दिया है कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं, फिर इसका उपयोग बताते हैं क्या है। चलिए, अब ये जो है इस फार्मूले का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। चलिए ठीक, मिटा दें इसको। और हम ऐसा सेट करेंगे इसकी वैल्यू कि वो बिना विक्षेपित सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पे वेग वर्णकर्ता का काम करता है दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? अब जैसे कि हमें अगर किसी फिक्स वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए, जैसे कि यहाँ से हम अलग अलग वेलोसिटी के पार्टिकल यहाँ पे प्रवेश कराते हैं और उसमें से हमें कुछ चीज फिक्स वेलोसिटी के कण चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ई और बी में से किसी को फिक्स करके ए को चेंज करते हैं, या दोनों को चेंज करेंगे दिक्कत आएगी। मतलब जैसे हमने ई फिक्स कर दिया तो बी को चेंज करेंगे, बी फिक्स कर देंगे कि उस पार्टिकुलर वेलोसिटी का मान मिल जाए हमको। ई बी वैल्यू का ऐसा सेट करेंगे कि हमें जिस वेलोसिटी का कण चाहिए वो यहाँ पे आ जाए। इसके मान को जब सॉल्व करेंगे तो उस वेलोसिटी का मान आ जाए। इसके बाद जब सेट हो जाता है, सारे पार्टिकल को यहाँ छोड़ेंगे, तो जो इनके अनुपात के बराबर यानी ई और बी के अनुपात के बराबर मान का वेग का कण रहेगा, वो तो सीधे आकर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। और जो ज़्यादा और कम वाले रहेंगे तो वहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पे ज़्यादा है तो ऊपर निकल जाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो नीचे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसीलिए ई और बी वेग वर्णकर्ता का काम करते हैं कि हम इसको ऐसा चुनते हैं कि जिस हमें वेलोसिटी का कण चाहिए उनका अनुपात ऐसा चुनते हैं, उसमें से इसको अगर हम कई अलग अलग वेलोसिटी के कणों को अगर प्रवेश कराएं तो फिक्स वेलोसिटी के कण ही हमको मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग है, लिखेंगे कि और भी लिखेंगे, इसका उपयोग विभिन्न गति से गतिमान आवेशों के पुंज में से, इसका उपयोग विभिन्न वेग से गतिमान आवेशों के पुंज में से, आवेशों के पुंज में से किसी विशेष वेग के, किसी विशेष वेग के आवेशित कणों को चुनने में किया जाता है या प्राप्त करने में किया जाता है। चुनने में या प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक, और इसका उपयोग शायद इस विधि का उपयोग जे थॉमसन ने ये भी लिख सकते हैं कि इस विधि का उपयोग जे थॉमसन ने
इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश व इलेक्ट्रॉन के आवेश व द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करने में किया था। तो ये इसका उपयोग है कि पहली बात तो हम विशेष वेलोसिटी विकल्प को चुन सकते हैं। ठीक, मेन उपयोग यही है। और इस विधि का उपयोग जे थॉम्सन ने ईवी का मान ज्ञात करने इलेक्ट्रॉन के लिए ई और उसके मास का अनुपात, जिसको विशिष्ट आवेश कहते हैं, ज्ञात करने में किया था। ठीक, तो ये था। अब चलिए, अब ये छोटा सा टॉपिक था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो है कि कल जो हमने पढ़ाया था वीडियो लेक्चर में, उस पर आधारित। जैसे कि एक पार्टिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जा रहा है, तो एक सर्किल पे घूमेगा, तो उसका आवर्तकाल, उसकी रेडियस, या अगर कोई पार्टिकल हेलिकल पथ पे चल रहा है तो उसका टाइम पीरियड और क्या होगा, और दूसरी चीज़ उसकी रेडियस क्या होगी, या कोई किसी कोण पर कोई पार्टिकल है भी वेलोसिटी से अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कितने समय तक वो उसमें रहेगा, उस पर आधारित सवाल है। ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी और टाइम पीरियड क्या होगा। और अगर मान लीजिए कि छोटे से इलेक्ट्रिक डी चौड़ाई के मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई जीरो वेलोसिटी से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब किसी कोण पे नहीं, जीरो कोण पे अगर प्रवेश करता है तो वो किस एंगल पे बाहर निकलेगा। तो इस तरह के सवाल हम लोग लेके मतलब करेंगे। तो चलिए कुछ सिंपल फिक्स न्यूमेरिकल पे सवाल ले लेते हैं। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्या है कि सवाल देख लेते हैं। इसमें और भी केसेस थे कि पार्टिकल अगर दो पैरेलल चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है और उसी के पैरेलल प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा, तो सरल रेखी होगा। अगर दो पैरेलल मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ क्या होगा, तो हेलिकल टाइप का होगा और वेरिएबल पिच का होगा। अगर मान लीजिए किसी कोण पर प्रवेश करे तो भी हेलिकल टाइप का होगा और वेरिएबल पिच का होगा। तो ये चीज़ असल में सिलेबस में है भी नहीं और ज़्यादा वो कोई केस की बात नहीं है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी था सिलेबस में। तो देख लिए। चलिए सवाल जैसे पहला लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि सवाल हमारा जो पहला है वो है कि एक क्वेश्चन है कि एक 10⁻⁵ टेस्ला, एक 10⁻⁵ टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की चाल तथा पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की चाल मतलब वेग तथा पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
ज्ञात ठीक। तो क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला एक वृत्ताकार मार्ग पे घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वृत्ताकार मार्ग पे अगर घूम रहा है तो ना उसकी चाल बदलती है और ना ही उसकी एनर्जी बदलती है, मतलब गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है, मतलब एम की वैल्यू बी की वैल्यू हमारी क्या दिया है टेस्ला, और ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हमारी दिए है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो है E10 eV के बराबर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी दी है, कितनी दी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है। तो हमें उसका मास इलेक्ट्रॉन का पता है, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक, तो वेलोसिटी हमको चाहिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख सकते हैं इसको, यानी कि इसको हम वोल्ट में जूल में बदलेंगे तो 10⁻1.5 ऐसे 10⁻⁻19 ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 20 स्क्वायर चाहिए तो 2 से आगे गुणा हो जाएगा 10⁻⁻19 ये 2, और एम की वैल्यू नीचे आ जाएगी तो वो है 9.1 × 10⁻31, या फिर बी चाहिए कि ये अंडर रूट में हो जाएगा तो जूल में बदल दिया गया है 9.1 × 10⁻⁻31। अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग इसकी वैल्यू जो आएगी, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यहाँ पे टाइम लिमिट है क्या, कैलकुलेट करना थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो 1.875 मीटर पर सेकंड। ठीक, और रही बात इसकी एनर्जी रेडियस की, तो आप जानते हैं कि रेडियस का सूत्र होता है mv/qb। तो एम की वैल्यू तो यही है 9.1 × 10⁻31 और वी की वैल्यू यही है 1.875 आया है जो भी, और क्यू की वैल्यू तो 1.6 मतलब इलेक्ट्रॉन है, और वी हमारा कितना है 10⁻⁻5 टेस्ला। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग मीटर में ये आएगा, जो भी आएगा, लेकिन लास्ट में जो आंसर है ये 0.6 मीटर है। हालांकि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बशर्ते यहाँ पे हमको बताना था कि इस तरह लगेगा। तो थोड़ा सा ये तो ठीक है, थोड़ा अंडरवुड वाला मुश्किल होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम जो है इसको स्याही तक हिला दें, मतलब इंक। ठीक, तो इस तरह के सवाल जो है फार्मूला बेस्ड ही आएंगे। बोर्ड का जो सवाल होता है वो फार्मूला बेस्ड होता है, कभी कभी घुमा देता है थोड़ा थोड़ा पॉइंट, तो इतना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोर्ड में आराम से लगा लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा रहेगा कि आपको डर नहीं लगेगा न्यूमेरिकल से। ठीक, तो चलिए इसको मिटा देते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा एक सवाल ये है कि एक प्रोटॉन
पुंज। एक प्रोटॉन पुंज जो है 4×10⁵ टेस्ला मीटर पर सेकेंड के वेग से 0.3 टेस्ला के समचुंबकीय क्षेत्र में छेद की दिशा से 60° के कोण पर प्रवेश करता है। प्रोटॉन के पथ के लिए क्या क्या निकालना है? पथ की त्रिज्या क्या होगी? पथ की त्रिज्या। दूसरा है पिच मतलब जिसको हम लोग चूड़ी अंतराल भी कहते हैं। चूड़ी अंतराल मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है कि प्रोटॉन है, वेलोसिटी क्या दी है प्रोटॉन के हमें 4×10⁵ मीटर पर सेकेंड। बी का वैल्यू दिया है 0.3 टेस्ला। थीटा की वैल्यू दिया है 60°। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पे प्रवेश करता है तो उसका पथ हेलिकल आता है। तो हम वेलोसिटी के दो घटक होते हैं इसमें वेलोसिटी के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, ठीक है ना। एक होता है b sin थीटा होता है जो उसको सर्किल में घुमाता है, एक b cos थीटा जो उसको रेखीय गति में आगे बढ़ाता है। तो कहने का मतलब है कि पथ की जो त्रिज्या होगी तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन जिम्मेदार घटक होता है? लंबवत जो b sin थीटा होता है। तो r की जो वैल्यू होती है वो m/b sin थीटा क्यूब होगी, यही ना। तो कहने का मतलब है कि m क्या है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का जो मास होता है प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.7 × 10⁻⁻27 kg होता है। और b की वैल्यू दिया हुआ है 4×10⁵ और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और Q प्रोटॉन है तो उसके भी चार्ज इतना ही आता है 19 और B की वैल्यू है 0.3। तो यहाँ से बस केवल कैलकुलेशन बड़ा है, हमने तरीका बता दिया है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका मान 1.2 होता है 1.6 - 19 मीटर में इसकी वैल्यू आएगी 43.5 × 10⁻³ मीटर। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी, हमने आंसर लिखा हुआ है। सॉरी, ये इतनी आएगी
मिलीमीटर में इतना नहीं आएगी तो पिच है 12 मिलीमीटर आएगी, यानी कि 12 × 10⁻³ मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 12 मिलीमीटर। ठीक, वो पिच का आंसर था। अब कैलकुलेट कर लीजिए, मिलान कर लीजिएगा इसको। अब रही बात पिच या चूड़ी अंतराल, तो आपने फार्मूले में देखा है कि पिच के लिए, जो पिच का मतलब एक चक्कर में कितना आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, जो बी पैरेलल होता है और थोड़ी जो टाइम पीरियड होता है। इतने चुंबकीय क्षेत्र में उतने कोण पे प्रवेश करता है, तो पिच यानी चूड़ी अंतराल ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या होता है, v यहाँ पे हो जाएगा v cos थीटा × t। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि v cos थीटा और t की वैल्यू होती है 2πm/3d, यही होती है। वैल्यू रख देंगे तो मान निकल के आ जाएगा v cos थीटा, जो v की वैल्यू है 4×10⁵। cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, गुणे 1.2 और गुणे 2 3.14, और m की वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10⁻27। यहाँ पे लिखते हैं। तो पिच का वैल्यू हो जाएगी, हालांकि हो सकता है ये केवल एक मेथड है, आप कैलकुलेट करिए, हो सकता है परीक्षा में आसान वैल्यू दे। ये 4×10⁵ 5 है, cos 60 का मान 1/2 है, 2 × की वैल्यू इतनी है और उसकी वैल्यू 1.7 × 10⁻27 है। ये दो नीचे रख लीजिए, Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और V है 0.3 × 2। ठीक है, वैल्यू दिख रहे हैं इसमें। और यहाँ पे जो है तो बड़ा लिख दीजिए थोड़ा, गुणे 1.6 × 10⁻27 kg होता है। अब इसे हल करेंगे तो जो हमने पहले आंसर लिखा था, क्या लिखा था, वही होगा 43.5 × 10⁻³ मीटर, या 43.5 मिलीमीटर। अभी आपका एक्चुअल क्या है कि इसको कैलकुलेट करके थोड़ा मैच करा लीजिए कि देखिए इसका आंसर कहीं उलट पलट तो नहीं गया, आप देख लीजिए। हमें लगता है कि इसको कैलकुलेट करने पे ये आना चाहिए। आप मोबाइल के कैलकुलेटर से भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा कल पे। और हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, ठीक। चलिए, चलिए और तीसरा सवाल है।
तीसरा सवाल है कि सिक्स गुणे -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन m की वैल्यू 9.1 × 10⁻⁻21 kg और q की वैल्यू दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या क्या है, यानी कि त्रिज्या क्या है, इसकी आवृत्ति क्या है, इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात पहले इसकी त्रिज्या निकालना है मीटर में, फिर इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में, फिर इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहले इसकी त्रिज्या r के लिए फार्मूला है, देखिए mv/qv। तो m की वैल्यू के इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान ये है, और चाल है 6 × 10⁻⁻4 में चुंबकीय क्षेत्र है ये, तो चाल ये है 3 × 10⁻7 और q की वैल्यू तो मालूम है 1.19 और b की वैल्यू 6 × 4। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी आप कैलकुलेट करेंगे 28 × 10⁻⁻2 मीटर इतना। ठीक, अब पूछा इसकी आवृत्ति, तो जानते हैं कि आवृत्ति जैसे कि t बराबर होता है 2πr की त्रिज्या में घूमना बटेगी, और n बराबर 1/t होता है तो ये उलट जाएगा v/2πr। हालांकि हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकालिए, जैसे कि t की वैल्यू होती है 2πm/q, तो n की वैल्यू हो जाएगी qv/2πm। तो आप जैसे भी निकालिए या इससे भी निकल सकता है। b की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁻7 1 पॉइंट, और r की वैल्यू भी निकल के आई है, इसको रख दीजिए या उसमें रख दीजिए, जैसे निकाल सकते हैं आप। r की वैल्यू क्या निकल के आएगी 28.1 × 10⁻², या सीधे 28 × 10⁻² रखिए, या इससे निकालिए qb की वैल्यू रख दीजिए पाई और m की वैल्यू रख दीजिए, तब भी आ जाएगा। आखिरी हर्ट्ज में कितना निकल के आई है 1.7 × 10⁻7 हर्ट्ज। इसकी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, ऊर्जा 12 mv² होती है,
तो इसमें ई से भाग दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी जो है, तो हाफ एम की वैल्यू क्या है 9.1 और v की वैल्यू क्या है 3 × 7 का स्क्वायर। तो अब इसी में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो 1.6 × 10⁻⁹ से गुणा भाग देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेगी, इससे गुणा करेंगे तो जूल में बदलेगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कैलकुलेट किए तो आई 2.53 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पावर हटा देंगे तो किलो बन जाएगा। ठीक, तो आपको इस कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करना होगा कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक ना। ये जो कैलकुलेशन है इस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, फास्ट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आप बार बार सवाल लगाएंगे, फार्मूला अपने माइंड में रखेंगे और फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है तो आप सवाल लगा लेंगे। ठीक, तो परीक्षा में इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस करके जाया जाता है कि आप जो है सवाल को देखें और लगा लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, को मिटा के चलते हैं। कुछ आसान टाइप का सवाल क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट है। चलिए सवाल ये है, चौथा सवाल है कि एक यम द्रव्यमान q आवेश का कण है, यम द्रव्यमान q आवेश का कण जो है चुंबकीय क्षेत्र 3J में, मतलब J के डायरेक्शन में, वेग v बराबर वेग का जो घटक के रूप में दिया है, मतलब इसका कुछ पोर्शन J के डायरेक्शन, y के x के डायरेक्शन में, कुछ हिस्सा इसका J के डायरेक्शन में, मतलब किसी एंगल पर है, से गतिमान है, तो गति के पथ की त्रिज्या, तो गति के पथ की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या मालूम करना है, आवर्तकाल और पिच ज्ञात कीजिए, आवर्तकाल और पिच ज्ञात कीजिए। पथ कैसा होगा, तो ये हेलिकल टाइप का होगा, जो भी होगा देखते हैं। और इसमें देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, क्षेत्र की जो डायरेक्शन है यहाँ पे, वो J मतलब y डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे हम मान लेते हैं कि ये है D की डायरेक्शन ये, और गतिमान। अब कण के पथ की त्रिज्या और काल पिछले आती है, देखिए वेलोसिटी, और ये दिया हुआ है 3J। अब कण जो है, कहने का मतलब है कि इस तरह से इसमें प्रवेश करता है कि इसका कुछ हिस्सा, यानी कि ये ऊपर के डायरेक्शन में है, यानी कहने का मतलब है कि जो वेग है कण का, मतलब Q है, आवेश Q है, द्रव्यमान m है,
तो कहने का मतलब है कि इसका जो वेग है इस डायरेक्शन में कितना है 3i है, और इस डायरेक्शन में कितना है 4v। कहने का मतलब है कि ये v परपेंडिकुलर है और ये है v पैरेलल। कहने का मतलब है देखिए कि फील्ड ऊपर की तरफ है ऐसे, और इसका एक घटक जो है इस डायरेक्शन में है और एक घटक इस डायरेक्शन में। तो ये वाला घटक इसको क्या है रेखीय गति कराएगा, और ये वाला घटक यानी कि जो परपेंडिकुलर वाला घटक है इस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है v के दिशा में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर पैरेलल है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसके पैरेलल है, यानी कि फील्ड के पैरेलल कौन सा है ये वाला, सॉरी इसको हम पैरेलल मान लेंगे, ये परपेंडिकुलर। चूंकि ये इसके पैरेलल है तो ये इसके केवल रेखीय गति में, मतलब इसके कारण इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ऊपर जा रही है। और ये है उसके परपेंडिकुलर तो इसके कारण एक फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब है कि अब फोर्स कैसा लगेगा ऐसे, या बाहर की ओर या अंदर। देख लेते हैं कि देखिए छेद की डायरेक्शन ऊपर है यानी ऐसे है, और ये मूव करा बाहर, या तो अंदर होगा बाहर होगा, मतलब है कि ऐसे होगा। ठीक है, देखिए क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है ऊपर, ये क्षेत्र ऊपर की डायरेक्शन में, और ये इसके परपेंडिकुलर है तो ऐसे, तो ये फोर्स ऐसे लगेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स ऐसे लग रहा है बाहर की दिशा में, यानी कि ये हेलिकल पाथ होगा, यानी कि ये ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे चलेगा। फोर्स ऐसे लग रहा है ना बाहर की ओर, तो इसको ऐसे लग रहा है, हर पॉइंट पे अलग अलग लगेगा, है ना। यानी कि इसको ऐसे ले आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल इधर होगा। अब पार्टिकल का मूवमेंट इधर होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घूमता जाएगा, मतलब ऊपर है तो कहीं ऐसे हो जाएगा, उधर जाएगा। पार्टिकल की मोशन ऐसे हो जाएगी तो अंदर हो जाएगा, मतलब है कि ये इस तरह का हेलिकल मोशन करेगा ऐसे ऐसे। फोर्स जो है वो ऐसे इसको पार्टिकल को घुमाएगा ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होती तो ऐसे ऐसे घुमाता फोर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा है, गति के पथ की त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं वेलोसिटी, यानी कि mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। तो m की वैल्यू नहीं दिया तो m रहने दीजिए। v परपेंडिकुलर कितना है 3, और q की वैल्यू q है, और v की वैल्यू जो है कितनी है 3 है ना। v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 3 है, और q है, और v की वैल्यू भी j डायरेक्शन में है या किसी डायरेक्शन में वो 3 है। तो 3 से 3 कट गया तो यानी m/q हो गया। अवर्तकाल होता है 2πm, इसमें तो वेलोसिटी से मतलब नहीं होता है। 2πm q/3 यानी कि 2/3 πm क्यूब। और पिच के लिए जिम्मेदार उसका पैरेलल वेलोसिटी होता है, मतलब v पैरेलल गुणे अवर्तकाल। तो पैरेलल की वेलोसिटी 4 है j के डायरेक्शन में, और t
ई अभी हमारा निकला हुआ है पाई एम अपान, मतलब 8/3 पाई एम अपान, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं इसी टाइप का एक और सवाल है। चलिए पाथ उसका कैसा था, हेलिकल टाइप का। तो चलिए 5वां सवाल इसी टाइप का है कि यम द्रव्यमान क्यू आवेश का कण, यम द्रव्यमान है और क्यू आवेश का कण है, चुंबकीय क्षेत्र डी में, चुंबकीय क्षेत्र डी दिया हुआ किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, के डायरेक्शन। वेग v से गति कर रहा है, वेग v क्या है, दिया हुआ है 3i कैप 4j कैप से गति कर रहा है। तो इसका पथ कैसा होगा, गति का पथ, पथ त्रिज्या आवर्तकाल और पिच भी निकाल सकते हैं। तो चूंकि अब पिच नहीं होगा, त्रिज्या आवर्तकाल मालूम करें, क्योंकि केवल सर्कुलर मोशन होगी, क्या होगी ज्ञात कीजिए, इसीलिए पिच नहीं दिया। यहाँ पे क्या है कि बी जो है हमारा जेड डायरेक्शन है, जैसे ये देखिए मान लेते हैं ये, और ये जेड वाली डायरेक्शन, एक्स है, ये वाई और ये जेड, ये अंदर की तरफ है या इसके होता है, या उस साइड है या इस साइड, आप जैसे भी ले सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारा जो दिया हुआ है के यानी इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, जेड डायरेक्शन में, और वेलोसिटी हमारा दी हुई है कि आई के डायरेक्शन में 3 है और जे के डायरेक्शन में 4, यानी इधर जो है 3i कैप है डी, और इधर कितनी है 4j कैप। अब देखिए कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कोई उसके डायरेक्शन में नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई वेलोसिटी इसके डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए हेलिकल पाथ नहीं बनेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में अगर कोई वेलोसिटी है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो हेलिकल पाथ टाइप का बनता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट पिच का बनेगा, अगर वेरिएबल वेलोसिटी का है तो वो वेरिएबल पिच का बनेगा, इसे बढ़ता जाएगा। अब ये दोनों वेलोसिटियाँ इसके परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि दोनों का नेट निकाल लें, तो दोनों का नेट जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि y और x एक्सिस के, अब जैसे कि है दोनों का नेट अगर निकाल लें, अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें v, तो आएगा क्या 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 और 16, मतलब ये 25 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये जेड डायरेक्शन में है और इन दोनों का नेट भी इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड होगा इनका, अगर देखा जाए।
ठीक। तो जेड डायरेक्शन में फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर जो है इसका इसी डायरेक्शन में आएगा भाई। इस दोनों का कहने का मतलब है कि फील्ड जो है ये जेड में है तो ऐसे बाहर होगा या तो अंदर होगा, और इसके परपेंडिकुलर जो है इस डायरेक्शन में मतलब ये बीच में क्या है, इस दोनों का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब देखिए इन दोनों ये अंदर की ओर होगी और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इधर हो जाएगा ऐसे बीचों बीच। तो इनके बीच कितना है ना परपेंडिकुलर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर काम करेगा। और ये जेड वाला जो है देखने में किधर लग रहा है, लेकिन या तो इस तरह अंदर होगा या तो बाहर। देखिए ये इसके क्या हो परपेंडिकुलर है दोनों, है ना। अब इस पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स जो है इसको मतलब परपेंडिकुलर है तो इसको एक सर्किल में घुमाएगा, ये तो पक्का। तो कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर है तो इसको एक सर्किल में केवल घुमाएगा, ठीक। उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, तो इसके अलावा जो है वो एक सर्किल में घूमेगा ऐसे चारों तरफ एक सर्किल में ऐसे ऐसे। यहाँ पे इसको हम लोग वी एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे वी वाई, ठीक। चार्ज पार्टिकल जो है क्यों है, क्योंकि जो वेलोसिटी नेट निकाल रहे हैं वो इसके परपेंडिकुलर आ रही है, तो इसीलिए एक सर्किल में क्यों घूमेगा। तो गति का पथ वृत्ताकार होगा, गति का पथ जो है वो वृत्ताकार। मतलब ये बल किधर लग रहा है, ऊपर नीचे कहीं लग रहा होगा, लेकिन जब इसके परपेंडिकुलर मोशन हो रही तो आप जानते हैं पथ वृत्ताकार ही बनेगा। रेडियस क्या होगी इसकी, तो रेडियस के लिए एम डी और क्यू डी होता है। तो एम होगा और बी की वैल्यू आपने यहाँ पे देखा 5 है नेट, और क्यू जो है क्यू रहेगा, और बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है 3 है, बी की वैल्यू 3 है, यानी कि 5/3 m/q। और काल होता है 2 m/cube, तो 2 m रहेगा, और q की v मतलब यहाँ पे 3 है, यानी कि 2/3 m/q यही होगा। नेट वेलोसिटी ही लिखेंगे हम वहाँ पे। और क्या पूछा है, पिच तो होगी नहीं क्योंकि ये केवल वृत्ताकार पथ लिखेंगे, तो 2 ही चीज़ होगा। तो बस यही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये है कि टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना समय मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिताता है ना। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण द्वारा
लिया गया समय, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन अभी आगे हम जो बताएंगे तो उस टाइप पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है ना, मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण कितने समय तक रहा, इसके बाद बाहर आ गया, कितना समय लिया, यानी आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के भीतर लिया गया समय। ये भी हो सकता है कि आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के भीतर लिया गया समय कितना समय तक रहा। अब इसके लिए हम एक जनरल केस देखते हैं। जनरल मतलब ये है ना, जनरल केस। अब जैसे कि मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की ओर है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, जैसे इसका एक बॉर्डर लाइन है, और एक कण जो है क्षैतिज से किसी कोण पर प्रवेश करता है। ये क्यू चार्ज है, मान लीजिए थीटा कोण है, ये भी थीटा होगा, v वेलोसिटी से प्रवेश कर रहा है। ठीक, अब जैसे देखिए इसमें क्या है कि अगर हम इसको क्षैतिज प्रवेश कराएंगे तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एक सर्किल पे जाएगा, तो इसका जो सेंटर होगा इस पे आ जाएगा, तो हम सेंटर लेंगे नहीं, ये सेमी सर्किल बनेगा ऐसे, इसकी रेडियस ये होगी, तो ये तो जनरल फार्मूला बना नहीं, हाफ सर्किल घूम जाएगा अगर हम इसको परपेंडिकुलर इसको लेंगे तो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं है, ऐसे जाएगा तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड अगर है तब तो पूरा सर्किल घूमेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, इतना इधर जाके बाहर निकल जाएगा, ऐसे घूमेगा तो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन एक जनरल केस हम ले रहे हैं कि मान लीजिए अगर किसी एंगल पे घूम रहा है तो उसका सेंटर कहीं बाहर लेंगे यहाँ पे, तो ये देखेंगे इस पर फोर्स किधर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो फोर्स कहीं इसके ऊपर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये इसको डिफ्लेक्ट करके ऐसा कहीं, मतलब ऐसे आया है तो सिमेट्री से ऐसे ही निकल जाएगा, तो ऐसे आया है ऐसे निकल जाएगा, मतलब यहाँ भी वो क्षैतिज से उतना ही कोण बनाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि ये एक सर्किल तो बनाएगा, लेकिन कहीं इसका सेंटर जो है यहाँ पे पड़ेगा, इस पे ले लेंगे तो सेमी सर्कुलर होगा, इसके लिए थीटा 0 होगा, थीटा 0 है, सेंटर यहाँ पे पड़ेगा ऐसे ही। ठीक, तो इसका सेंटर हम कहीं यहाँ पे लेते हैं और इससे इसको मिला देते हैं, जितने में प्रवेश किया जितने कोण पे उतने कोण से वो निकल जाता है। अब देखिए ये तो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब ये पूरा 90 है। ठीक, और अब जाहिर सी बात है ये लाइन जो है हमने जो सेंटर लिया हुआ है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है,
पूरा 90 है थीटा, ताई 90 माइनस थीटा होगा, और ये इसके परपेंडिकुलर होती है 90 माइनस थीटा, जाहिर सी बात ये थीटा होगा। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी, ये थीटा होगा। एक ट्रायंगल बन गया, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा पाई माइनस 2 थीटा। ठीक, हम इसका टाइम पीरियड निकालना है कि कितने समय तक वो अंदर रहेगा। तो जाहिर सी बात है ये इतना समय तक रहा, और ये वाला पोर्शन कितना एंगल बना रहा है, पाई माइनस 2 थीटा। तो हम जानते हैं कि अगर 2 पाई एंगल बनता है तो पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अपान क्यूबी। अगर एक कांक एंगल बनेगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई एम क्यूबी 1/2 पाई, कट जाएगा। और कितने एंगल, इतने कोण पर कितना टाइम पीरियड आएगा, तो एम क्यूबी हुए पाई माइनस 2 थीटा। तो इसलिए टी बराबर क्या हो जाएगा, एम अपान क्यूबी पाई माइनस 2 थीटा। एक टाइम तक वो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रहेगा, बाहर निकल जाएगा। हम जानते हैं कि कोई पार्टिकल अगर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक सर्कल में घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड एक चक्कर का आता है। एक चक्कर में कितना कोण घूमता है, 2 पाई अगर कोण घूमे तो टाइम पीरियड ये होता है, कितना कोण घूमेगा तो ये होगा, इतना कोण घूम रहा है ना, इसीलिए। ठीक, अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका थोड़ा सा हम पार्टिकल को इस साइड प्लेस कराते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये एंगल दे सकता है। मान लीजिए एंगल अगर दे दिया 45 डिग्री, तो ये 45 90 हो जाएगा, तो ये पाई/2। यहाँ पे आप पाई/2 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जनरल केस है, आप कोण दे दिया गया तो कोण रखेंगे। चलिए, अब मान लीजिए इसी तरह का चुंबकीय क्षेत्र है, बॉर्डर लाइन है, प्लस चार्ज क्यू है, ऐसे प्रवेश कर रहा है इस वेलोसिटी से। ये मान लीजिए थीटा है और ये क्यू चार्ज। यानी ऐसे है तो ऐसे ही निकल जाएगा, यानी इसका अधिकांश पोर्शन अंदर आएगा, यानी कि सेंटर अब अंदर लेना पड़ेगा। अब फोर्स देख लीजिए तो फोर्स इसके ऊपर ही लगेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ऐसे मूव करा, फोर्स ऊपर, यानी कि ये आएगा लेकिन ऐसे निकल जाएगा। सिमेट्री की वजह से वही कोण वहाँ पर भी बनेगा। अब देखिए अधिकांश भाग सर्किल का अंदर है तो सेंटर कहीं इसका यहाँ बनेगा, तो यहाँ से इसको मिला दीजिए। अब ये कोण निकाल लीजिए। देखिए अभी ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, निकालना हमने बता दिया, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। लेकिन अब हम जो एंगल कौन सा लेंगे, कि मतलब है कि ये वाला पोर्शन जितना चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रहा वो कितना एंगल बना रहा है, ये तो हम लेंगे नहीं, ये वाला कोण नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो सर्किल बना के पार्टिकल निकल रहा है तो सेंटर में कितना कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है ना, ये वाला कोण लेंगे। तो 360 में से ये घटाएंगे तो ये कितना आएगा, पाई प्लस 2 थीटा। यानी अब ये इतने एंगल तक ये बनाने तक ये अंदर रहा। कहने का मतलब अगर
पूरा सर्किल बनाता है तो टाइम पीरियड कितना होता है 2πm2d। इतने में क्या रहेगा 2π कट जाएगा 2d और पाई प्लस 2 थीटा में क्या बनाएगा m/2d पाई प्लस 2 थीटा। कहने का मतलब है कि इतना कोड घूमते वक्त वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा और कितना समय लेगा कितना समय। जब 2π एंगल घूमता है इतना समय लेता है, इतना कोड घूमेगा तो इतना समय, इतना कोड घूमेगा तो इतना समय लगेगा। अब थीटा यहाँ दे रखा होता है, कुछ भी दे रखा होता है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 40, 30, 60 कुछ भी दे सकता है। तो कितना समय लगेगा ये अगर नीचे प्रवेश करता है तो पूरा घूमता हुआ जाएगा, अगर ऊपर प्रवेश करता है तो यहीं से घूम जाएगा तो सेंटर कहीं बाहर मिलेगा। ठीक। अब आप जनरली इस थीटा की वैल्यू 30, 45, 60 कुछ भी लेंगे तो यहाँ से ये थीटा वही आएगा, यहाँ घटा देंगे यही आएगा, तो यहाँ पे आप उस कोड का मान निकाल सकते हैं। एक जनरल केस है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर यही यहाँ पे ये माइनस होता तो ये ऊपर नहीं जाता तो फोर्स नीचे लग जाता, तो ऐसा घूमता और सेंटर कहीं बाहर मिलता। अगर ये माइनस चार्ज होता तो फोर्स नीचे लगता तो ये ऐसे घूमता, ऐसे आया तो ऐसे निकलता तो सेंटर कहीं यहाँ मिलता, पहला वाला केस। ठीक। अगर ये माइनस होता तो आप माइनस प्लस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब हम एक ऐसा केस करने जा रहे हैं जिस पे एक सवाल है और वो सवाल कहाँ पे है, आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। तो सवाल तो हम नोट नहीं कर पाए, तो हम जो है इस अगर सवाल देखते मिल जाता लगाएंगे, पहले उसका हम एक जनरल केस ले लेते हैं। ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमें सवाल इस तरह का है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज प्रवेश कर रहा है, मतलब यहाँ पे 0 एंगल पर। ठीक। तो उसका सेंटर जो है बॉर्डर लाइन पे ही पड़ेगा, जहाँ भी पड़े। तो वो असल में सीमित मैग्नेटिक फील्ड में उसकी दूरी दी रहेगी d, है ना। रेडियस हम लोग जानते हैं क्या होता है r, mb/qb। तो यहाँ पे d जो है दिया रहेगा, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। है ना, ये छोर है समझ लीजिए, ये दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो चौड़ाई है वो d है। ठीक। इसमें एक परपेंडिकुलर इसके एक चार्ज जो है प्रवेश कर रहा है v वेलोसिटी से। मतलब अब देखिए यहाँ पे एंगल जो प्रवेश करने वाला वो 0 है। जब ये 0 होता है तो सेंटर इस बॉर्डर लाइन पे पड़ेगा, क्योंकि ये इससे घूम करके ऐसे ही निकलेगा। ठीक। अगर यहाँ पे एंगल दिया रहता तो सेंटर या तो अंदर पड़ता या तो बाहर पड़ेगा। ठीक। अभी सवाल में यह है कि जब वो, अब चूँकि यहाँ कंडीशन भी दे रखेंगे कि d की जो वैल्यू है या तो r से छोटी होगी या d की वैल्यू जो होगी वो उसके रेडियस से बराबर होगी या d की वैल्यू ग्रेटर है। यानी ये पार्टिकल एक सर्किल में घूमेगा, कब पूरी तरह से घूमेगा सर्किल में, जब ये होगा, है ना। और इसमें भी
सर्किल में घूमेगा है लेकिन बाहर निकल जाएगा। किस एंगल पे, ये कंडीशन है। पूरे एक सर्किल घूमने के लिए रेडियस ये होती है, ठीक है ना। तो अगर d की वैल्यू जस्ट r से बड़ी होगी तो पूरा एक सर्किल में घूमेगा, मतलब आएगा और मुड़ जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ पे चलने की कोशिश करेगा। अगर d छोटा है तो वो सर्कुलर पाथ पे नहीं चलेगा, आएगा और बाहर निकल जाएगा, जाके फिर सीधी रेखा में जाएगा। ये है आएगा लंबवत मुड़ जाएगा लेकिन सर्कुलर पाथ में नहीं, बाहर जाएगा सीधे निकल जाएगा। अभी दिखाएंगे थीटा क्या। और इस केस में क्या आएगा, जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे बाहर निकल जाएगा, मतलब जीरो पे आया है जीरो चला जाएगा। इनका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से निकलने किस कोण पर निकलेगा, यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किस कोण पर निकलेगा, ये इसमें बताना है ना। और कितने समय तक ये अंदर रहेगा, तो इमर्जेंट एंगल बताना। जाहिर सी बात है जब इससे आएगा, यहाँ पे चल के आएगा तो ये ऐसे बाहर चला जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है ही नहीं। अगर ये पूरी चौड़ा रहता है, ये वाली कंडीशन रहती तो पूरा सर इतना है डी दूरी पर, तो किस एंगल से बाहर निकलेगा यही बताना। अब चूंकि इसके लिए जो इसका सेंटर पड़ेगा, जब ये थीटा 0 है ना, इस बॉर्डर लाइन यही कहीं पड़ेगा। ये जो है इसका आर है, ये स्मॉल आर यहीं पड़ेगा, ठीक। इसको मिला लेते हैं तो ये हमारा डी है। जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला लाइन। अब जाहिर सी बात है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ, और ये वाला भी इसके परपेंडिकुलर है तो ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से आप एंगल आराम से निकाल सकते हैं साइन थीटा से, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, और ये लंब बटे कट, लंबी है ठीक। यानी कि अगर d की वैल्यू क्या है, छोटी है, मतलब हाफ है, अगर मान लेते हैं कि d बराबर, अगर पहले केस में मान लेते हैं एम बी 2qd हो जाए, हाफ मतलब r/2 है। यहाँ से ये सारी r होगा, r/2 ऊपर है ना, और बटे r मतलब 1/2, तो साइन थीटा 1/2 है, तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी थीटा, तो ये 30 एंगल पे इमर्जेंट कर जाएगा। यानी कि पाई बराबर कितना हो जाएगा, ये पाई/6, यानी कि पाई/6 एंगल बनाते वक्त ये अंदर था, यहाँ से पाई/6 एंगल बनाते वक्त अंदर था। ये कितना एंगल हो जाएगा, पाई/6। इतने एंगल तक वो अंदर था, तो अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड होता है 2πm/qd, ये तो qd होता है पूरे एंगल तक, है ना। 2π होता है तो हमें कितना टाइम पीरियड होता है, 2πm/qd। एक होगा एंगल, एक रेडियन होगा तो केवल m/qd होगा, तो पाई/6 एंगल पे कितना टाइम स्पेंड करेगा, मतलब कितने समय तक बाहर भीतर रहेगा, और इमरजेंट एंगल क्या होगा इसका, 30 डिग्री, मतलब थीटा होगा 30 डिग्री पे ये बाहर निकल जाएगा। एक केस ये होगा कि जब ये दोनों बराबर हो जाए, यानी d बराबर r, d बराबर क्या r, तो जब d बराबर r होगा तो ये क्या हो जाएगा,
थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इसी में देख लेते हैं। दूसरा केस है कि जब b बराबर r हो जाएगा, मतलब उस यानी कहने का मतलब है कि ये md/qb हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उसकी जो रेडियस होगी, इस वेलोसिटी से जा रहा और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज है, इसकी रेडियस ये होना चाहिए। तो इस रेडियस के बराबर अगर मैग्नेटिक फील्ड चौड़ी है तो क्या होगा? तो उसमें अगर हम इसके लंबवत प्रवेश कराएंगे, यहाँ पे एंगल 0 है, तो किस एंगल से निकलेगा या घूमेगा? तो फिर सीधे जाहिर सी बात है, इसके लिए साइन थीटा निकालेंगे तो होता है d/r, r/r, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि थीटा हो जाएगा 90। तो जो इमर्जेंट एंगल है वो इधर चला जाएगा, मतलब यहीं से आएगा, ऐसे मूव कर जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी अब ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर भी वो मुड़ेगा नहीं, इधर नहीं आएगा, मतलब सीधे तक गति करने लगेगा ऐसे, मतलब इसको स्पर्श करता हुआ ऐसे बाहर निकल जाएगा। हाँ, इसको अंदर मोड़ने के लिए d की वैल्यू थोड़ा सा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए इसके लिए मतलब π/2 हो जाएगा। तो अगर हम टाइम निकालें तो इसमें क्या है, इसमें m/qb की जगह π/2 रख देंगे, m/qb × π/2, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। 90 डिग्री को इमर्जेंट हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते एक आखिरी केस है और लास्ट केस है, नई वीडियो समाप्त करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब तीसरा केस ये होगा, ये तीसरा है कि जब मतलब है कि मान लेते हैं कि d जो है ये 2mb/qb दुगना, यानी कि d बराबर जो है 2r हो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे यही वाला लगेगा फैक्टर, तो 2r और बटे r होता है, यानी कि 2 होगा। साइन थीटा की वैल्यू 2 जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल हो जाएगी, यानी इस रेडियस का डबल हो गया, यानी कि यहाँ तक है ये d और यहाँ तक। तीसरे केस में ये d यहाँ तक है। अब क्या करेगा? पार्टिकल आएगा और घूम जाएगा, मतलब है कि अब तो पूरा घूम जाएगा, है ना। अब क्योंकि इसको जगह मिल गई घूमने के लिए, तो आएगा और ये यहाँ तक चौड़ा आएगा, मतलब यहाँ भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ना, आएगा, लेकिन अब ये इस तरह से आएगा, ऐसे सीधे निकल जाएगा, जैसे आया वैसे निकल जाएगा, यानी इमर्जेंट एंगल अब ऐसे निकल जाएगा, मतलब इमर्जेंट एंगल 0 हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे और ये इलेक्ट्रिक, अब ये d जो है यहाँ तक d था, और यहाँ पर डबल हो गया ना, 2 हो गया। अब इसमें क्या है कि पार्टिकल ऐसे आएगा और ऐसे घूम के ऐसे चला जाएगा,
तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0। लेकिन इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा सर्किल का, यहाँ पे पड़ेगा। ठीक, इमरजेंट एंगल तो हो गया 0, थीटा हो गया 0 क्योंकि यहाँ भी, लेकिन ये एंगल कितना हो जाएगा पाई, मतलब 180 डिग्री। अब इतने एंगल तक वो अंदर रहा, कण अंदर रहा, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा m/q होता ही है, और यहाँ पे पाई से गुणा हो जाएगा। ये जब 0 एंगल पर यहाँ प्रवेश करेंगे 36 से, तो वो एक सर्किल पे ही घूमेगा। तो अगर उसको घूमने मैग्नेटिक फील्ड में तो पूरा सर्किल घूमेगा, और सेंटर ये बॉर्डर लाइन पे रहेगा जहाँ से प्रवेश कर ना, ये हाफ सर्किल घूमेगा। तो कितना एंगल बना पाई, तो 2 पाई में कितना टाइम पीरियड होता है mv/qb, तो पाई में कितना होगा 2 पाई m/qb होता है, तो 1 रेडियन में, इसलिए पाई रेडियन में। इस पे आधारित एक सवाल है। आप सवाल में क्या हुआ है कि ये आपका एंगल पता करना है कि इमरजेंट कितना, जो पहला वाला केस था हमारा, जो अभी हमने देखा 30 डिग्री लगभग आएगा, है ना। नोट करेगा कि वहाँ m और qb की वैल्यू दे देगा, बस यही करेगा। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर बस अब यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक मिलेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि बोर्ड में, वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका रचना क्या है, कार्यविधि क्या है, उसका उपयोग क्या है। ठीक, तो ये सारी चीज़ वर्किंग सब पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और उसका यूज क्या है, सारी चीज़ें हैं। केवल साइक्लोट्रॉन पर एक वीडियो कल बनेगा, या जो भी है आगे आने वाला टॉपिक। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं, और एक नए टॉपिक साइक्लोट्रॉन्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।